प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रतिदिन शाम 7:30 बजे यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और इस समय इसी के पाठ्यक्रम के अनुसार मेघदूतम के अंतर्गत पूर्व मेघ का अध्ययन चल रहा है। और हम लोग पिछली कक्षा तक इस पूर्व मेघ के क्रमशः 49 श्लोकों तक का वर्णन अध्ययन कर चुके हैं। और अब आज की कक्षा का इस 50वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक मेघदूतम लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए हम लोग परीक्षा की दृष्टि से गहन, विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और मित्रों, जो इसी के टीजीटी के पाठ्यक्रम में जो व्याकरण की पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की, आप लोगों के कहने पर इसकी भी कक्षा आज से प्रारंभ हो चुकी है। सुबह में 11 बजे से लाइव थी। और अगर आप लोग कहेंगे तो इसके टाइम को इधर उधर सुबह में किया जा सकता है ना। तो अब सुबह में देखिए व्याकरण और शाम में साहित्य। और मित्रों, यह कक्षा आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपये भी शुल्क नहीं देना है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि मैं आप लोगों के कोर्स पूर्ण कराऊंगा। आप लोग धैर्य रखें। कुछ लोग कहने लगते हैं सर संधि पढ़ाइए, उत्तर रामचरितम पढ़ाइए। तो देखिए इस तरह से नहीं होगा, क्रम से चलिए, धैर्य रखिए, पूर्ण हम कराएंगे। और हमारे कुछ बहनों भाइयों का कहना है कि सर अक्टूबर में परीक्षा प्रस्तावित है। तो देख लीजिए, साफ स्पष्ट हम बता दे रहे हैं आप लोगों से, अगर अक्टूबर में परीक्षा होता है तो मैं क्या कोई भी कोचिंग वाले इतने दिन कम समय में, अक्टूबर में तो कोचिंग में जाएंगे नहीं आप, है ना। जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह बचते हैं आपके पास। तो 3 माह में देखिए जिस प्रकार की गहराई से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, हर बिंदु पर प्रकाश डाल रहे हैं। 3 महीना में मित्रों कोई भी कोचिंग वाला पूरा नहीं करा सकते। अगर वो कह रहे हैं तो समझिए कि वो सिर्फ बरगला रहे हैं, है ना। हाँ, ये परीक्षा अगर कहीं 5 महीने, वैसे मुझे पूर्ण उम्मीद है अक्टूबर में होगी नहीं परीक्षा, ये है ना, प्रस्तावित है लेकिन तैयारी कुछ भी नहीं है ना। तो अगर ये परीक्षा कहीं आपकी दिसंबर तक जाती है तो मैं आप लोगों को पूर्ण मित्रों वादा करता हूं कि दिसंबर तक ये कोर्स कंप्लीट करवा करके आप लोगों का धड़ाधड़ सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आप लोगों का, ठीक है। सिर्फ आप लोग धैर्य से बने रहिए मित्रों, और बिल्कुल निःशुल्क है। ऐसे हमारे भाई बहन के लिए जो कोचिंग फीस देने में समर्थ हैं, जो बाहर जाकर के पढ़ने में समर्थ हैं, ठीक। तो चलिए सिर्फ आप लोग धैर्य बना करके मित्रों। अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर आप लोग इतनी गहराई से अध्ययन कर लेते हैं ना, तो फिर मित्रों अगर कहीं परीक्षा मतलब समय लेता है तो ये गहराई वाला अध्ययन आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए हम लोग अब अपने पूर्व मेघ के इस 50वें श्लोक के तरफ चलते हैं। एक बार इसको पढ़ लिया जाए, फिर जो है इसके अर्थ और सारी इन चीजों को देखा जाएगा। त्वयि यादातुं जलम अवनते शारंगिणो वर्णचौरे तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तनुं दूरभावात् प्रवाहं प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्ज्य दृष्टिरेकं मुक्ता गुणमेव भुवा स्थूल मध्य इंद्रनीलम, है ना मित्रों। देखिए अब इस श्लोक को सरलता से समझने के लिए थोड़ी सी हम लोग चलते हैं बैक में, है ना, कि इस समय मेघ कहाँ है। तो देखिए मेघ जो है देवगिरी पर्वत से चल करके चरमणवती नदी को पहुंच चुका है। अब जब चरमणवती नदी में वह पहुंचता है, वहां जल लेने के लिए झुकेगा, तो वह शोभा कैसी दिखाई देगी, किसके देखने योग्य होगी, है ना, किस प्रकार की उसकी उत्प्रेक्षा की जा रही है, इसी का वर्णन है। अर्थात मेघ चरमणवती नदी में जब पहुंचता है तो चरमणवती नदी के शोभा का वर्णन है, ठीक। देखते हैं अर्थ को। कह रहे हैं कि त्वयि आदातुम, त्वयि अर्थात तुम्हारे द्वारा, तुम, है ना, तुम, आदातुम मतलब लेने के लिए, तुम लेने के लिए ना मित्रों। तो तुम का मतलब कौन तुम, तो मित्र हो जाएगा कि मेघ, है ना। तुम मने कौन, तो मेघ। तो मेघ कह रहे हैं लेने के लिए, क्या लेने के लिए, जल। हे मेघ, जब तुम, यक्ष कह रहा है कि हे मेघ जब तुम जल लेने के लिए अवनते, अवनते मने झुकोगे, है ना, अवनते मने झुकोगे। हे मेघ जब तुम जल लेने के लिए झुकोगे, स्पष्ट हो गया। अच्छा, अब आगे कर रहे हैं कि हे मेघ तुम हो कैसे, अब उसकी चर्चा कर रहे हैं। आगे भी ये नहीं बता रहे तब क्या होगा। अब मेघ की बात
कि सारंगिणो वर्ण चौरे, है ना मित्रों, अर्थात सारंगिण अर्थात मित्रों भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, क्योंकि उनके धनुष का नाम था सारंग। यह भी परीक्षा का प्रश्न है, फिर इस पे चर्चा हो जाएगी। तो सारंगिणो अर्थात सारंग धनुष को धारण करने वाले कौन? भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के वर्ण मतलब रंग को, वर्ण अर्थात रंग को, चौरे माने चुराने वाले, चुराने वाले। ठीक, अब हम लोग इस लाइन का अर्थ अब करते हैं। तब में यक्ष कह रहे हैं कि भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण, कह लें श्री कृष्ण, है ना, उन्हीं के धनुष का नाम था सारंग। ठीक, तो कह रहे हैं कि भगवान विष्णु को बल्कि हटा देते हैं, ये श्री कृष्ण ही सही रहेगा, क्योंकि इन्हीं के धनुष का नाम भी था सारंग। ठीक, तो कह रहे श्री कृष्ण के रंग को चुराने वाले, हे मेघ तुम श्री कृष्ण के रंग को चुराने वाले जल लेने के लिए जब तुम झुकोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कहाँ, है ना, तो देखिए अब कह रहे हैं कि आगे तस्याह सिंधु, तस्याह सिंधु। अब यहाँ पर देखिए इसमें नदी की बातें कर रहे हैं। तस्याह मतलब उस, सिंधु मतलब मित्रों नदी। तो कौन नदी? हम लोग सीधे लिख लेते हैं चर्मणवती नदी। ठीक, चर्मणवती नदी। ठीक, उस चर्मणवती नदी को, पृथु माने विशाल या मोटा, वह चर्मणवती नदी विशाल, अपि माने भी, यानी विशाल होते हुए भी, विशाल होते हुए भी, तनु अर्थात कृष, तनु अर्थात कृष, प्रवाह माने उसका प्रवाह दिखाई देगा, उसका प्रवाह दिखाई देगा। क्यों? तो कह रहे हैं कि दूर भावात, अर्थात दूर के कारण, दूर होने के कारण। अब मित्रों देखिए, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को। इस पंक्ति में देखिए मेघ की चर्चा कर रहे हैं और इस पंक्ति में उस चर्मणवती नदी की चर्चा कर रहे हैं। तो मेघ की फिर से सुनिए। पहले तो कहते हैं कि हे मेघ, श्री कृष्ण के रंग को चुराने वाले तुम हे मेघ, जब जल लेने के लिए उस चर्मणवती नदी में तुम झुकोगे। ये बात फुल स्टॉप। दूसरी बात प्रारंभ कर रहे हैं कि उस चर्मणवती नदी, वह चर्मणवती नदी विशाल होते हुए भी उसका प्रवाह कृष दिखाई देगा दूर होने के कारण। प्रेक्षिष्यन्ते अर्थात दिखाई देगा, है ना, देखेंगे। ठीक, प्रेक्षिष्यन्ते लिटिल कार भविष्य काल में देखेंगे, है ना। कौन देखेंगे? करें गगन गतयो, गगन गतयो अर्थात मित्रों आकाश, गगन मतलब आकाश में और गतयो मतलब विचरण करने वाले। तो आकाश में विचरण करने वाले मित्रों कौन होते हैं? सिद्ध, सिद्ध गण होते हैं। ठीक, और कौन होते हैं? गंधर्व होते हैं, सिद्ध गण और गंधर्व लोग। ठीक, तो गगन गतयो आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध गण और गंधर्व गण, नूनम मने निश्चय ही, आवर्ज्यम दृष्टि, दृष्टि एकम, दृष्टि एकम विच्छेद कर लेंगे। तो आवर्ज्यम मतलब मित्रों एकटक दृष्टि से, एकटक, एकटक दृष्टि से, बस यही अर्थ लगा लेते हैं, एक टक दृष्टि से, है ना। तो आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध गण एकटक दृष्टि से देखेंगे। ठीक है ना। अब क्यों एकटक दृष्टि से देखेंगे? देखेंगे तो किस प्रकार से? अब देखिए यहां पर कह रहे हैं कि मुक्ता गुणमेव भुवः, मुक्ता गुणमेव भुवः अर्थात कि मानो, भुवः माने पृथ्वी के, भुवः अर्थात पृथ्वी के गले में, है ना, पृथ्वी के गले में मानो क्या है? मुक्ता गुणमेव अर्थात मोती की माला। किसकी माला मित्रों? मोती की माला। अभी घबराइए मत मित्रों, सब स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। थोड़ा सा अर्थ आप लोगों को उल्टा पुल्टा दिखता होगा। कह रहे मोती की माला, माला के समान। स्थूल अर्थात मोटी, स्थूल अर्थात मोटी कह लें, है ना, या फिर बड़ी कह सकते हैं। मध्य अर्थात मध्य में, और इंद्रनीलम अर्थात इंद्रनील मणि, इंद्रनील मणि। अब मित्रों देखिए, अब इसके बाकी शेष बातों को समझाने से पहले अब देखिए, अब इस तरह से समझिएगा आप लोग, है ना। देखिए जो चर्मणवती नदी है,
तो चर्मणवती नदी का मित्रों देखिए यह मान लेते हैं कि जल बह रहा है, इसको बल्कि हम रेकम को हटा देते हैं तो यहीं पर हम लोग समझ लेंगे, स्पेस कम है। तो देखिए यह मान लेते हैं चर्मणवती नदी इस तरीके से बह रही है ना, ये बह रही है चर्मणवती नदी। ठीक, अब यहाँ पर जब तुम, हे मेघ, यहाँ पर जब तुम यह जल लेने के लिए उतरोगे तो यहाँ पर झुकोगे तो मान लेते हैं जल लेने के लिए उतर गया मेघ यहाँ पर। ठीक, तो यह मेघ का मित्रों रंग कैसा है यहीं पर बता दिए कि श्री कृष्ण के रंग को चुराने वाले। तो श्री कृष्ण का रंग क्या है मित्रों, नीला कह ले चाहे सावला, तो हम यहाँ पर चूंकि नीलमणि है तो हम नीला ही अर्थ लगा लेंगे। तो यह देखिए नीला हो गया, यह मेघ उतर गया, यह उतर गया मेघ। ठीक, तो अब देखिए यह नदी जो बह रही है, यह नदी जो बह रही है इस पृथ्वी पर, ठीक है, तब इसके साफ जल में यह नीला रंग उतर गया। तो जो ऊपर से देखेंगे सिद्ध और गंधर्व गण, तो जब ऊपर से देखेंगे तो इनको यह कैसा दिखाई देगा कि यह पतली दिखाई ना, कृष्ण विशाल होते। देखिए चर्मणवती नदी चंबल नदी, आधुनिक चंबल है, वो बहुत बड़ी नदी है, लेकिन विशाल होते हुए भी यह कृष्ण नजर आएगी, अर्थात पतली नजर आएगी। जब यह पतली नजर आएगी तो जब ऊपर से, क्योंकि ऊपर से सिद्धगण देखेंगे दूर होने के कारण, तो उनको ऐसा लगेगा, एक टकी बांध करके देखेंगे है ना, एक टक दृष्टि से देखेंगे और ऐसा लगेगा कि पृथ्वी के गले में, ये पृथ्वी के गले में यह एक हार है मोती का, मोती की मानो माला है, और उस मोती के माला के बीच में इंद्रनील मणि पिरोई गई है ना। तो देखिए ये इंद्रनील मणि, यानी कि यह जो है मित्रों ये वाला भाग इंद्र चर्मणवती नदी हो गया, और बीच में यह जब मेघ उतरा तो यह धागा यूं कह ले मोती का, यह मोती की माला हो गई, और बीच में यह इंद्रनील मणि हो गई, क्योंकि बादल का रंग भी तो नीला है। ठीक, आगे बातें समझ में, बस इसी प्रकार की ये शोभा यहाँ पर बता रहे हैं। अब पूरे अर्थ को देख लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब यह श्लोक का अर्थ समझ गए होंगे आप लोग, भावार्थ। अब कह रहे हैं कि हे मेघ, श्री कृष्ण के रंग को चुराने वाले हे मेघ, जब तुम जल लेने के लिए उस चर्मणवती नदी में झुकोगे तो वह विशाल होते हुए भी दूर होने के कारण कृष्ण दिखाई देगी। किनको? सिद्ध गण गंधर्व लोगों को, आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध गण गंधर्व लोगों को कृष्ण दिखाई देगी। और जब वो कृष्ण दिखाई देगी तो इनको यह किस प्रकार से उसको देखेंगे, तो कह रहे हैं एक टक दृष्टि बांध करके देखेंगे तुमको, क्योंकि तुम्हारी चर्मणवती नदी में उतरने पर शोभा कुछ यूं होगी कि मानो पृथ्वी के गले में मोती की माला पड़ी हुई हो और उस मोती के माला के मध्य में इंद्रनील मणि जड़ा हुआ हो। ठीक इस प्रकार की तुम्हारी शोभा हो जाएगी। ठीक मित्रों, चलिए हम समझते हैं, अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग परीक्षा की दृष्टि से इसमें से प्रश्न उत्तर निकालते हैं। ठीक, तो देखिए देखते हैं। पहला तो यह है कि सारंगिणो वर्ण चौरे कह, सारंगिणो वर्ण चौरे कह अर्थात श्री कृष्ण के रंग को चुराने वाला कौन है? तो मित्रों कौन है? मेघ है। यह प्रश्न नंबर 1 हुआ। प्रश्न संख्या 2 कि सारंगिणा का अर्थ यहाँ पर क्या है मित्रों? तो श्री कृष्ण है। सारंगिणा का अर्थ यहाँ पर कृष्ण है। ठीक है, तो कृष्ण लगा लेंगे। अगर मान लेते हैं कृष्ण न छोड़कर विष्णु है तो वह भी लगा लेंगे। यह प्रश्न संख्या 2। अब अगला प्रश्न होगा कि श्री कृष्ण के धनुष का क्या नाम है, या फिर ये सारंग किसके धनुष का नाम है मित्रों? तो श्री कृष्ण के धनुष का नाम है। प्रश्न संख्या 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पंक्ति में कि कौन सी नदी विशाल होते हुए भी कृष्ण दिखाई पड़ती है? तो मित्रों चर्मणवती नदी। फिर से समझिए, कौन सी नदी विशाल होते हुए भी उसका प्रवाह हमें कृष्ण दिखाई पड़ता है? तो चर्मणवती नदी। यह प्रश्न संख्या 4। आगे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं इसमें, है ना, कि आकाश में कौन विचरण करता है? आकाश में कौन विचरण करता है मित्रों मेघदूतम के अनुसार? तो सिद्ध गण या गंधर्व। ठीक, या यह हो गया प्रश्न संख्या 5। अगला प्रश्न कि सिद्ध गण और गंधर्व लोग किस नदी को एकटकी बांध कर देखते हैं? फिर से सुनिए, सिद्ध गण या गंधर्व लोग किस नदी को टकटकी बांध करके देखते हैं? तो मित्रों चर्मणवती नदी को देखते हैं। हो जाएगा प्रश्न संख्या हम लोगों का 6। अब इस
इस पंक्ति में चलते हैं, ठीक, कि पृथ्वी के गले में पड़े मोती की माला के समान किस नदी की उपमा दी गई है? किस नदी की उपमा दी गई है मित्रों? तो हो जाएगा चर्मणवती नदी, प्रश्न संख्या 7। और अगर इसी में से अगर प्रश्न को घुमा करके पूछ दिया जाए कि मेघ को चर्मणवती नदी पर पहुंचने पर उसकी शोभा कैसी होती है, उसकी शोभा कैसी होती है, तो मित्र पृथ्वी के गले में पड़े मोती की माला के समान या मोती के माला में जड़े मध्य में इंद्रनील मणि के अनुसार, ठीक है ना मित्रों। इस प्रकार से इसके साहित्य के प्रश्न हो गए। अब हम लोग इसकी विशेष विशेषण को देखते हैं। विशेष विशेषण में देखिए मित्रों, त्वयि अर्थात मेघ, मेघ तब कैसा है, या मेघ क्या हो जाएगा मित्रों? विशेष, या क्या हो जाएगा? विशेष। अब इस मेघ विशेष का देखिए, यह वर्ण चौरे रंग को चुराने वाला है, तो यह क्या हो जाएगा? इसका विशेषण, या क्या हो गया इसका? विशेषण, राइट। चलिए अब इसमें ये वाले हो जाएगा एक प्रश्न, अगर पूछा तो ये हो गया। और इसमें विशेष विशेषण, चलिए कोई बात नहीं, अब हो सकता है व्याकरणात्मक टिप्पणी में ध्यान आए, वहीं पे देख लेंगे, लेकिन अलंकार इसी जगह हम लोग देख लेते हैं। तो अलंकार की जब बात करेंगे मित्रों हम लोग, तो यहाँ देखिए जलम अवनते ये सारंगणो वर्ण चौरे, एक किसी के भी एक रंग को चुरा लेना या जो संबंध दिखाया गया मित्रों, यह संभव होता है, किसी के रंग को चुरा लेना। इसलिए मित्रों अगर इस पंक्ति को उठा करके पूछ दे कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो निदर्शना अलंकार है, एकदम 100% लगा दीजिएगा, निदर्शना अलंकार है, राइट है ना। चलिए अच्छा, अब आगे देखते हैं, इधर बीच में नहीं, इस वाले पंक्ति में, कि मोती की मानो मोती की माला, चूंकि यहाँ पर हम मानो कह दे रहे हैं, तो मित्रों अगर इस पंक्ति को उठा करके पूछ दे तो सीधे सीधे लगा दीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। यहाँ पर चूंकि उत्प्रेक्षा की जा रही है ना, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ठीक मित्रों, तो जो साहित्य का प्रश्न, विशेष विशेषण और अलंकार हो गया। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियां में मित्रों बस एक ही ऐसा है जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन चलिए एक दो और देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। तो वही याद आ तुम, यहाँ तो कोई समस्या नहीं आप लोगों को। जलम अवनते, है ना, तो मित्रों अ उपसर्ग लगा लीजिए, नम धातु लगाइए, धनकत कर लीजिए, है ना, अवनतः बन जाएगा। बस सबसे जो महत्वपूर्ण मित्रों वह है सारंगिण, है ना। सारंग, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो एकदम नोट कर लीजिए मित्रों, सारंग धन ईनी, एकदम नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ना। सारंग धन ईनी प्रत्यय मिलकर के बनता है सारंगिण, ठीक। बाकी वर्ण चौरे, वर्णस्य चौरा, रंग का चोर, है ना, रंग का चोर, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब तस्या सिंधु पृथुमपि तनु दूरम भावात, है ना, दूरम भावात प्रभावम, इधर कोई समस्या नहीं। लिट लकार ये गगन गत्यो नूनम आवर्ज दृष्टिम, इधर भी हम समझते हैं मित्रों, कोई समस्या नहीं आप लोगों को, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है जो कि परीक्षा में पूछा जाए, थोड़ा सा भगा करके पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए है स्थूल मध्य इंद्रनीलम, तो मध्य इंद्रनीलम, है ना, यहाँ पर मध्य इंद्रनील, तो कर्मधारय समास, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब आगे देखिए क्या है कि स्थूल, अब स्थूल को जब इसमें हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, स्थूलो मध्य इंद्रनीलो यस्य सह, अर्थात जब टोटल में देख लेंगे तो बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। और बाकी इसमें मित्रों कुछ वैसा विशिष्ट है नहीं, बस एक इसको नोट कर लेना है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो ये रहा अगला श्लोक 51वां, देखते हैं इसे हम लोग, पहले पढ़ लिया जाए। ताम उत्तीर्य व्रज परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम पक्षमोच्छेपाद उपरि विलसत कृष्णसार प्रभाणाम कुंदक्षेपानुगम मधुकर श्रीमुषाम आत्मबिंबम पात्री कुर्वन दशपुर वधु नेत्र कौतूहलानाम। हन मित्र देखिए इस श्लोक में यक्ष अब मेघ को बता रहा है कि हे मेघ, अब तुम उस चर्मणवती नदी को पार करके तुम कहाँ पहुंचोगे, दशपुर पहुंचोगे। तो वहां दशपुर नगरी को जब तुम पहुंचोगे तो वहां की जो रमणियां हैं उनकी भ्रू विलासों का वर्णन उससे कर रहा है कि वह किस प्रकार से तुमको देखेंगी, तो वहां से तुम उनके कौतूहलों का विषय बनते हुए जाना, ठीक।
अब आइए मित्रों हम लोग इस श्लोक को देखते हैं। तो कह रहे हैं कि ताम उत्तीर्य, हे मेघ, है ना, ताम उत्तीर्य अर्थात ताम माने उस तो किस मित्रों, चर्मणवती, है ना, किसको, चर्मणवती नदी को। उत्तीर्य मतलब होता है मित्रों पार करके, पार करके, है ना, ब्रज माने जाना। थोड़ा सा मित्रों यहाँ पर अन्वय बनाना होगा एक दो जगह, देख लेंगे हम लोग। कह रहे उस चर्मणवती नदी को पार करके जाना, कहाँ जाना, दसपुर। अब दसपुर के रमणियों की चर्चा अब यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी, ठीक। तो कह रहे हैं कि वहां की रमणियां कैसी हैं, परिचित भ्रू लता विभ्रमाणाम, है ना मित्रों। कह रहे हैं कि लता सदृश भौहों के विलास से परिचित, है ना। तो परिचित है तो मित्रों परिचित हो ही जाएगा, ठीक। अब कह रहे हैं भ्रू लता, तो लता सदृश भौहों के विलास से, भौहों के विलास से, ठीक मित्रों। यह हम बाद में भी समझा देंगे कैसे इसकी उपमा ये दिए हैं, है ना। तो कह रहे वहां की जो रमणियां हैं, यह एक विशेषण हो गया मित्रों कि लता सदृश भौहों के विलास से परिचित है वहां की रमणियां। और वहां की रमणियां जब पक्षमोच्छेपाद, है ना, पक्षमोच्छेपाद अर्थात पलकों को उच्छेपाद ऊपर उठाकर उठाने के कारण, पलकों को ऊपर उठाने के कारण, राइट। अब क्या हो जाएगा, करें कि ऊपरी विलसन कृष्ण सार प्रभाणाम। तो ऊपरी का मतलब होगा मित्रों ऊपर, और विलसन का मतलब हो जाएगा मित्रों शोभायमान, ऊपर शोभायमान, है ना। थोड़ा सा मित्रों इसमें इस श्लोक में गजब की उपमा लिए हैं कालिदास जी, लास्ट में हम समझाएंगे इसको, अन्यथा आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, ठीक। ऊपर शोभायमान, कृष्ण माने काला, और मित्रों यहाँ पर क्या है, शार का देखिए 3 रंग का अर्थ होता है, काला सफेद लाल। तो हम लोग यहाँ पर क्या अर्थ ले लेंगे, काला के बाद सफेद, है ना, यानी कि श्वेत, अच्छा लगेगा श्वेत लिख दिया जाए, काला और श्वेत। प्रभाणाम मतलब मित्रों कांति, है ना, प्रभाणाम अर्थात कांति। तो कह रहे ऊपर, पलकों को ऊपर उठाने, जब पलके मित्रों ऊपर हम उठाएंगे तो आंखों की पुतलियों में क्या बचेगा, अरे आंखों के अंदर एक सफेद और एक काली पुतली। तो ही कह रहे पलकों को ऊपर उठाने के कारण ऊपर शोभायमान काला श्वेत कांति से, काला श्वेत कांति से, ठीक। कांति से काले सुशोभित, कांति से सुशोभित, कांति से सुशोभित। अब देखिए, अब नीचे कह रहे कुंद क्षेपानुगम मधुकर श्री। तो कह रहे कुंद क्षेपानु यानी कि कुंद के पुष्प का अनुसरण करने वाले। कुंद का पुष्प कैसा होता है मित्रों, यह एक बार टीजीटी में पूछा था। कुंद पुष्प का अनुसरण करने वाले कौन है, मधुकर माने भंवरों, भंवरे के या भंवरों की, श्री माने शोभा, श्री अर्थात शोभा को, मुसाम माने चुराने वाले, शोभा को चुराने वाले, आत्मबिंबम यानी अपने स्वरूप, आत्मबिंबम अर्थात मित्रों अपने स्वरूप को, यह मेघ के लिए आया है, अपने स्वरूप को क्या करना है, करें पात्रि कुर्वन। पहले पूरा अर्थ देख लेते तब समझाते हैं। पात्रि मतलब मित्र हो जाएगा विषय, है ना, विषय, कुर्वन माने करते हुए अर्थात बनते हुए, विषय बनते हुए, ठीक। अब किसका विषय बनते हुए, करें 10 पुर वधु नेत्र कौतूहलाना, यानी 10 पुर की वधु अर्थात रमणी के नेत्र के कौतूहला नाम अर्थात कौतूहल का विषय बनते हुए जाना। आगे बातें समझ मित्रों कि 10 पुर के रमणी के नेत्र के कौतूहल का विषय बनते हुए जाना।
अब देखिए यहाँ पर मित्रों स्पष्ट रूप में आप ऐसे समझ लेते हैं कि देखिए भौरों को आपने देखा होगा कभी न कभी, न सही हकीकत में फिल्मों में तो जरूर देखा होगा। ठीक है, ये कुंद का पुष्प मित्रों कैसा होता है? सफेद होता है। ये एक बार परीक्षा में टीजीटी पूछा भी था। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए मान लेते हैं मित्रों कि यह देखिए कुंद का पुष्प हो गया। ठीक है, इस प्रकार से खिला हुआ है कुंद का पुष्प। ठीक है ना, ये कुंद के पुष्प पर ये श्वेत रंग का है। कैसा है? ये श्वेत रंग का। अब यहाँ पर देखिए मित्रों ये भौरे बने हुए हैं। तो जब जब ये कुंद का पुष्प इधर हिलेगा तो ये भौरे उड़ करके इधर जाते हैं, और जब यह हिलते इधर की ओर कुंद का पुष्प हिलता है तो ये भौरे उड़ करके इधर जाते हैं। अर्थात ये कुंद का पुष्प, ये भौरा, अगर पुष्प इधर हिलता है तो भौरा इधर, और इधर जाता है तो इधर। तो अब देखिए, अब इन्हीं की उपमा महाकवि कालिदास 10पुर के रमणियों के नेत्रों से कर रहे हैं कि उनका जो नेत्र है वह भी देखिए सफेद और बीच में काली पुतली, जैसे कुंद का पुष्प सफेद और बीच में काला भौरा। ठीक है ना, तो जैसे जैसे इधर इधर पुतलियों को सफेद हिलाएंगे पुतली भी इधर उधर जाएगा। तो कह रहे हैं इस विलासों से वो परिचित है, इसीलिए कह दिए कि परिचित लता सदृश भावों के विलास, है ना, लता सदृश भावों के विलास से परिचित। जैसे लता हिलती है भौरों के साथ में, वैसे ही उनके नेत्र भी हिलते हैं, काली जो पुतली होती है। अब हम लोगों की उतनी सुंदर थोड़े पुतलियां हैं जितनी 10पुर के रमणियों की हैं। तो कह रहे हैं जब तुम ऊपर से हे मेघ जब तुम गुजरोगे तो वो तुम्हें पलकें उठा करके देखेंगी, तो उस समय उनकी आंखों की शोभा इस भौरों कुंद पुष्प का अनुसरण जो भौरा करता है इनकी शोभा को चुराने वाले होगी। तो उनके कौतूहल का विषय तुम बनते जाना, उनके नेत्रों के। ठीक, चलिए मित्रों अब हम लोग इसके एक बार संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं, फिर प्रश्नोत्तरी पर देखा जाएगा। तो देखिए कह रहे हैं कि हे मेघ, उस चर्मणवती नदी को पार करके अपने स्वरूप को, यहीं पर चाहे बाद में हम लोग ये बोलेंगे, उस चर्मणवती नदी को पार करके लता सदृश भावों के विलास से परिचित और पलकों को ऊपर उठाने के कारण ऊपर शोभायमान काला श्वेत कांति से सुशोभित और कुंद पुष्प का अनुसरण करने वाले भौरों के शोभा को चुराने वाले, है ना, ऐसी रमणियों को तुम अपने स्वरूप को, है ना, उनके 10पुर के रमणियों के नेत्र के कौतूहल का विषय बनते हुए जाना। आगे बातें समझे मित्रों। चलिए अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। देखिए तो पहला जो मित्रों इसका भयंकर प्रश्न होगा परीक्षा के लिए वह क्या होगा? वह यह होगा कि चर्मणवती नदी के बाद मेघ कहाँ जाता है? चर्मणवती नदी के बाद मेघ किस देश को जाता है मित्रों? तो 10पुर को जाता है। 10पुर को जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक, और इससे भी भयंकर एक और प्रश्न सुन लीजिए ध्यान से कान खोल करके मित्रों। यह सूक्ष्मता, इसी को सूक्ष्म अध्ययन कहते हैं, है कि मेघ उज्जैनी नगरी के बाद उसको कौन सा नगर मिलता है या कौन सी नगरी मिलती है, कौन सा देश मिलता है? पर्वत नदियों को छोड़ देंगे, सिर्फ उज्जैनी से हम सिर्फ देश पर जाएंगे। तो उज्जैनी के बाद मित्रों ये 10पुर ही आता है। यह प्रश्न संख्या 2 जाएगा, बड़ा महत्वपूर्ण। फिर से ध्यान से प्रश्नों को सुनिए कि मेघ, इसको मित्रों नोट भी करते रहिए आप लोग, है ना, एकदम नोट भी करते रहिए कि मेघ चर्मणवती को पार करके कहाँ पहुंचता है? 10पुर। और मेघ उज्जैनी के बाद किस नगरी में जाता है? तो मित्रों 10पुर को पहुंचता है। दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। अब आगे देखिए कि यह जो है परिचित लता सदृश भावों के लिए, यानी कि परिचित भ्रूलता विभ्रबाणाम, यह कहाँ की रमणियों का, कहाँ की स्त्रियों की विशेषता है? तो मित्रों 10पुर के हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 इसमें साहित्य से। राइट, चलिए अब इसके बाद कि पलकों को ये ऊपर विलसद कृष्ण सार प्रभाराम, ऊपर विलसद कृष्ण सार प्रभाराम मित्रों कहाँ की स्त्रियां हैं या कौन है? तो 10पुर की स्त्रियां हैं मित्रों। यह हो जाएगा प्रश्न संख्या 4। अब इसमें देखिए जो मैंने कहा कि सार, ये सार का अर्थ यहाँ पर मित्रों परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म अध्ययन है ये कि सार का अर्थ क्या होता है। तो सार का मित्रों तीनों अर्थ लिख लीजिएगा, काला और श्वेत
और फिर कह रहे हैं कि रक्त अर्थात लाल। ठीक, ये 3 अर्थ होगा। लेकिन यहाँ पर जो आया है यह श्वेत, यह श्वेल लिखा है, यह श्वेत है ना, श्वेत, तो यह श्वेत अर्थ में आया है। तो अगर यह अर्थ पूछ दे कि सार का क्या अर्थ होता है, काला श्वेत लाल उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी नहीं, अगर बस श्वेत है तो श्वेत ही लगाएंगे। चलिए ये बातें हो गई। अब इसमें देखिए, कुंद पुष्प का अनुसरण करने वाली भौरों की शोभा को चुराने वाले, यह भी मित्रों क्या है, विशेषण है। यह कहाँ की स्त्रियां हैं, तो 10पुर की स्त्रियां हैं, है ना मित्रों। प्रश्न संख्या 5, अब ये तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, प्रश्न संख्या 5 यहां से, और ये प्रश्न संख्या हो जाएगा हम लोगों का 6, राइट। चलिए अब देखिए मित्रों, अब यहां पर अच्छा मेघ, मेघ कहाँ की रमणियों के, फिर से प्रश्न को सुनिए इस पंक्ति से, कि मेघ कहाँ के रमणियों के नेत्रों का कौतूहल का विषय बनते हुए जाता है, तो 10पुर के रमणियों के कौतूहल का विषय बनते हुए जाता है मित्रों, प्रश्न संख्या 7। औसतन इतने प्रश्न मित्रों साहित्य में से तो हर श्लोक से निकल ही जाते हैं, इतने प्रश्न हो गए। अब देखिए इसमें से जो विशेष विशेषण है मित्रों, तो हमने पहले कह दिया कि 10पुर के रमणियों के नेत्र का कौतूहल, ये पूरा पद ले लीजिए आप, ये पूरा पद क्या है, विशेष है ना। अब इनकी विशेषण मित्रों, एक यहां पर हुआ, ये ना, यह विशेष हो गया, और यहां पर देखिए पहला विशेषण, ठीक, यहां तक पहला विशेषण, यहां से लेकर के यहां तक, दूसरा यहां से लेकर के यहां तक यह दूसरा विशेषण, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और तीसरा विशेषण कहां से, तो यहाँ कुंद क्षेपा अनुगम मधुकर श्रेणी मुसाम, है ना, इसको भौरों की शोभा को चुराने वाला कौन है, यहाँ की स्त्रियां हैं, है ना, 10पुर की रमणियां हैं, तो मित्र यह हो जाएगा हम लोगों का तीसरा विशेषण। ठीक, तो आप लोगों से अगर परीक्षा में पूछ दिया कि परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम कह, तो 10पुर की रमणी, है ना, 10पुर वधु। अगला प्रश्न कि ऊपरी विलसित कृष्ण सार प्रभाणाम कह, तो 10पुर वधु। फिर इसमें से पूछ दे कुंद क्षेपा नुगम मधुकर श्री मुसाम कह, तो 10पर वधु, है ना, 10पुर वधु। एकदम सरल सा प्रश्न मित्रों, है ना, सरल सा, लेकिन उलझा देगा जो इस प्रकार से नहीं पढ़ेगा, राइट मित्रों। ये हो गया हम लोगों का ये प्रश्न। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मित्रों अलंकार की, है ना। तो अलंकार में मित्रों इस वाले पंक्ति में आप लोग देख, ये वाली अगर तीनों पंक्ति को देखा जाए तो उपमा अलंकार बेहतरीन निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा इस भौरे के, जो कुंद के पुष्प के ऊपर काला भौरा बैठ गया, है ना, तो सफेद और काला, ऐसी ही वहाँ के रमणियों की नेत्र हैं, चारों तरफ सफेद, बीच में उनकी काली पुतली, तो समानता उपमा दिए हुए हैं। तो सीधे सीधे मित्र यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। सोचने समझने की आवश्यकता नहीं। एक यहाँ पर आता है मित्रों निदर्शन अलंकार, क्योंकि जो संबंध जब असंभव दिखला दिया जाता है तो वो संभव तो होता नहीं, तब उसको माना जाता है मित्रों, वहां पर जो है कि निदर्शन अलंकार होता है। तो यहाँ पर हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं, बड़ा जबरदस्ती निकलेगा वो। चलिए अब हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी पर बढ़ते हैं। इस श्लोक से व्याकरणात्मक टिप्पणियों का प्रश्न मित्रों परीक्षा में पूछने का चांस न के बराबर है, क्योंकि देखिए इतने लंबे लंबे पद हैं, इसमें से तोड़ तोड़ करके समास निकालना पड़ेगा, तोड़ तोड़ कर से कोई भी प्रकृति प्रत्यय निकालना पड़ेगा, इसलिए चांस नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, देख लेते हैं थोड़ा बहुत जो मुख्य है। जैसे ताम उत्तीर्य, अब उत्तीर्य का मित्रों हो जाएगा उद उपसर्ग लगा लेते हैं, त्रिधातु लगा लेते हैं, फिर कत्वा और लेप, कत्वा धन लेप, आसान से जानते होंगे। ब्रज जाना परिचित भ्रूलता विभ्रमाणा, अब इसमें मित्रों अवांतर समास तो सुप्सुपा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। अगर संपूर्ण में देखेंगे तो हम लोग कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, तो सीधा सीधा कर लेते हैं बहुव्रीहि समास, क्योंकि विशेषण है इसका, तो बहुव्रीहि समास है ना। आगे देखिए पक्षमोक 6 पाद ऊपरी विलसत कृष्ण सार प्रभाणा, तो यह भी मित्रों अगर संपूर्ण में अगर खंड करेंगे हम लोग इसमें तो षष्ठी विभक्ति भी हो, अरे षष्ठी तत्पुरुष समास आएगा, अधर से देखेंगे तो टोटल अगर देख लिया जाए तो बहुव्रीहि समास है। बस इतना ही, इसको नोट करके हटा लेते हैं। अब देखिए फिर वही लंबा है यहाँ पर कुंद क्षेपानुग,
यानी कि कुंदा नामक क्षेपः। तो यहाँ तक मित्रों अगर देखेंगे कुंदा नामक क्षेपः, तो यहाँ तक कुंदा नामक क्षेपः, तो कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास। अब हो जाएगा कि तेषाम अनुगमः, फिर इसको ले लेंगे, उनका उनका अनुसरण करने वाले, तो फिर मित्रों षष्ठी तत्पुरुष समास। अब तादृशा मधुकरः, ऐसे भौरे, है ना, तादृशा मधुकरः, ये मधुकरा ऐसा भौरे, तो कर्मधारय समास, है ना। तेषाम श्री, उनकी शोभा। अब यहां तक पूरे में देख लेंगे मित्रों तो तृतीया तत्पुरुष समास। तो इसलिए पूछने का चांस थोड़ा सा 9 के बराबर है ना। चलिए अब आगे देखते हैं जिसे आत्मबिंबम। हाँ, इसको देख लेते हैं मित्रों। आत्मनः बिंबः षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास। अब देखिए यहां पर एक चीजें जान लीजिए हम लोग कि जो पात्री कुर्वन है इसका यह कर्म है। यह क्या है? कर्म है। ये इसको नोट कर लीजिएगा। किसका? है ना, पात्री कुर्वन का यह कर्म है। राइट, इसको नोट कर लीजिएगा, इस पात्री कुर्वन का कर्म। अब आगे देखिए, 10 पुरवधू, 10 पुरवधू। ठीक, अच्छा, पात्री, ये कुर्वन की भी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। जब भाई है तो पात्र धन च्वी प्रत्यय लगा लीजिए मित्रों। पात्र धन च्वी प्रत्यय लगा लेंगे, बन जाएगा पात्री। और कुर्वन में क्री लगाइए, क्री लट क्षत्री, क्री धन लट धन क्षत्री, क्षत्री प्रत्यय लगा लेंगे, बन जाएगा कुर्वन, पात्र कुर्वन। अब देखिए 10 पुर है, 10 पुरवधू, तो मित्रों इसका क्या हो जाएगा? है ना कि 10 पुरवध्वा, 10 पुरवध्वा यानी 10 पुर की स्त्रियां, षष्ठी तत्पुरुष। अब आ जाएगा कि तासाम नेत्राणी, उनका नेत्र, तो मित्रों यहां पर भी कौन सा हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर आगे आ जाएंगे, है ना कि कौतूहलानि, तेषाम कौतूहलानि, उनका कौतूहल, तो मित्रों क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास यहां भी। ओवरऑल अगर देख ले इस पूरे में तो षष्ठी तत्पुरुष समास हमको लास्ट में प्राप्त हो जाता है। राइट, तो इस प्रकार से है, तो पूछने का चांस नहीं है ना। बाकी जो पूछने का चांस है मित्रों अगर महत्वपूर्ण है तो ये कर्म पूछा जा सकता है, बाकी तो लंबे लंबे इतने हैं, और ये छोटा है सरल है तो बचेगा नहीं। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो मित्रों मेघ भी आगे बढ़ रहा है और हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए इस 52वें श्लोक तक आ पहुंचे हैं। लेकिन अब मेघ इस 52वें श्लोक में बढ़ते हुए कहाँ आ पहुंचा है, देखते हैं इस श्लोक में। ठीक, तो पहले पढ़ लिया जाए, फिर देखते हैं मित्रों हम लोग कि ब्रह्मावर्तम जनपदम अथ छाया गाहमानः क्षेत्रम क्षेत्र प्रधान पीष्णम कौरवम तद भजे था राजन्यानाम श्रित शर शतहि यत्र गांडीव धन्वा धारापातहि त्वम इव कमलानि अभ्यवर्षन मुखानि, है ना, अभ्यवर्षत मुखानि। अब मित्रों देखिए इस श्लोक में मेघ जो है 10 पुर की रमणियों के भावों के, है ना, नेत्रों के कौतूहल का विषय बनते हुए आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ते हुए ब्रह्मावर्त देश की चर्चा यहाँ पर आ रही है ना। तो उस ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र इन दोनों की चर्चा है इस श्लोक में। तो अब देखते हैं इस श्लोक के अर्थ को। कह रहे हैं कि ब्रह्मावर्त यानी कि ब्रह्मावर्त देश, है ना, ब्रह्मावर्त देश, है ना, जनपद अर्थात देश को, अथ माने इसके पश्चात, है ना, उसके पश्चात। ठीक, किसके पश्चात? तो वहां 10 पुर की रमणियों के नेत्रों के कौतूहल का विषय बनने के पश्चात ब्रह्मावर्त देश को जाना। और लेकिन ब्रह्मावर्त देश को उल्लंघन मत करना, उसको लांघना मत, क्या करना, है ना, छाया गाहमानः, करें छाया मात्र से गाहमानः प्रवेश करना, छाया मात्र से प्रवेश करना, अर्थात उसका उल्लंघन मत कर देना मित्रों, क्योंकि ये जो ब्रह्मावर्त देश है बड़ा ही पवित्र देश है, और पवित्र लोगों का उल्लंघन नहीं, यानी कि लांघा नहीं जाता। उल्लंघन का अर्थ मतलब लांघा नहीं जाता। तो वहां पर सिर्फ छाया मात्र से प्रवेश करके आगे बढ़ जाना। लेकिन अब आगे तुम कहाँ जाना, है ना,
करें तद भजे था जाना। अब इस ब्रह्मावर्त देश के बाद तुम कहाँ जाना? करें कि क्षेत्रम छत्र प्रधन पिशुनम। क्षेत्रम छत्र प्रधन पिशुनम। छत्र प्रधान मतलब मित्रों क्षत्रियों के युद्ध का, क्षत्रियों के युद्ध की, और पिशुनम मतलब चुगलखोरी। पिशुन मतलब होता है चुगलखोर, लेकिन हम लोग अर्थ क्या लगा लेंगे? सूचना देने वाला। क्षत्रियों के युद्ध की सूचना, जैसे चुगलखोर जाकर के कोई बात बताते हैं, वैसे ही क्षत्रियों के युद्ध की सूचना देने वाले कौरवम क्षेत्रम, अर्थात मित्रों कुरुक्षेत्र, अर्थात कुरुक्षेत्र को तद भजे था, यानी कि चले जाना। यानी कि क्षत्रियों के युद्ध की सूचना देने वाले तुम कुरुक्षेत्र को चले जाना। आगे बातें समझो मित्रों, फिर से सुन लीजिए, है ना। कह रहे हैं वहां 10 पुर के रमणियों के कौतूहल का विषय बनने के पश्चात तुम ब्रह्मावर्त देश में छाया मात्र से प्रवेश करना। इसके बाद तुम क्षत्रियों के युद्ध की सूचना देने वाले कुरुक्षेत्र देश को तुम मतलब कुरुक्षेत्र को तुम चले जाना। अब सुनो, अब उस कुरुक्षेत्र की देखो विशेषता है, क्या है वह कुरुक्षेत्र? कहे राजन्यानाम, वहां राजाओं, शीत शर सतह यत्र गांडीव धन्वा। यत्र माने जहां, यत्र अर्थात मित्रों कहां? जहां कुरुक्षेत्र में, जहां कुरुक्षेत्र में गांडीव धन्वा अर्थात गांडीव धनुर्धारी अर्जुन, जहां पर गांडीव धनुर्धारी अर्जुन ने राजन्यानाम यानी राजाओं के मुखों पर, मुखों पर क्या किया था? शीत शर, शीत मतलब मित्रों सैकड़ों, शीत अर्थात सैकड़ों, और शर मतलब मित्रों शीत, समझ लीजिए, शीत सैकड़ों, सतह मतलब सैकड़ों, है ना। तो क्या हो जाएगा? सैकड़ों बाणों की बौछारों से, सैकड़ों बाणों की बौछार किया था। सैकड़ों बाणों की क्या किया था? बौछार किया था। फिर समझिए, जहां अर्जुन गांडीव धनुर्धारी अर्जुन ने राजाओं के मुख पर सैकड़ों बाणों से बौछार किए थे, और वह बौछार ठीक उसी प्रकार किए थे जिस प्रकार धारा पातहि त्वम इव, तुम जैसे, तुम अर्थात मेघ, है ना, यू माने जैसे, तुम जैसे क्या करते हो? करे कि कमलानी यानी कि कमलों के मुख पर, है ना, सप्तमी है, मुख पर अभ्यवर्षत मुखानी, है ना, मुखानी सप्तमी है, तो कमलों के मुख पर अभ्यवर्षत माने वर्षा करते हो। तो किसका वर्षा करते हो मित्रों? करें धारा पातहि मतलब हजारों धाराओं की, है ना, हजारों धाराओं की। ठीक, आगे बातें समझ में। अर्थात जैसे हे मेघ तुम कमल के मुख पर हजारों धाराओं की वर्षा करते हो ना, ठीक इसी प्रकार से जहां कुरुक्षेत्र मानी वहां अर्जुन भी राजाओं के मुख पर हजारों बाणों का वर्षा किया था, प्रहार किया था। उस कुरुक्षेत्र को तुम चले जाना। फिर से एक बार मित्रों बस 15 सेकंड में सुन लेते हैं इसको कि हे मेघ, इसके पश्चात वहां 10 पुर के पश्चात ब्रह्मावर्त देश में छाया मात्र प्रवेश करना। इसके पश्चात तुम क्षत्रियों के युद्ध की सूचना देने वाले कुरुक्षेत्र को चले जाना, जहां पर गांडीव धनुर्धारी अर्जुन ने सैकड़ों बाणों की वर्षा से राजाओं के मुख पर वर्षा किया था, और ठीक उसी प्रकार वह उन्होंने वर्षा किया था जिस प्रकार से तुम कमलों के मुख पर हजारों सहस्र धाराओं की तुम वर्षा करते हो। राइट, सरल सा बिल्कुल अर्थ है मित्रों। अब हम लोग परीक्षा के प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। भयंकर से भयंकर प्रश्न इसमें। अब देखिए मित्रों, एक बात ये तो और आ गई यहाँ पर कि देखिए हम लोगों ने जो चित्रांकन चित्र मार्ग समझा था वो सिर्फ गंभीरा नदी तक ही। गंभीरा नदी के बाद चल करके यह देवगिरी कार्तिकेय वाला, है ना, बिड़ाधारी के रास्ता छोड़ने पर यह जो है कि यहाँ पर
चरमणवती नदी, दसपुर, इसके बाद ब्रह्मावर्त, है ना, कुरुक्षेत्र को आ गया। तो यहाँ तक का भी अब कोशिश करेंगे मित्रों, समय का थोड़ा अभाव हो जाता है, क्योंकि अकेले हैं, थकान भी हो जाती है ना काफ़ी। तो समय मिलेगा तो कल चित्र बना करके मैं उसको समझाऊंगा पहले कक्षा में उसी को, ठीक है ना। प्रश्न पर चलते हैं। तो मित्रों पहला प्रश्न तो यही हो गया कि दशपुर के बाद मेघ कहाँ जाता है, तो ब्रह्मावर्त देश को जाता है। अब ब्रह्मावर्त, अच्छा दूसरा, एक तो प्रश्न एक हो गया। दूसरा प्रश्न मित्रों यह होगा कि मेघ किस नगर को छाया मात्र से प्रवेश करता है, लांघता नहीं है, छाया मात्र से प्रवेश करता है मित्रों, तो ब्रह्मावर्त देश को प्रवेश करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 2 हो गया ये, है ना। अब देखिए, क्षत्रियों की युद्ध की सूचना देने वाला कौन सा क्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र मित्रों। यह अगर पूछेगा तो बचेगा नहीं इससे, ठीक। लेकिन हाँ, ये वाला याद रहे मित्रों, है ना, कि दसपुर के बाद कहाँ जाता है, ब्रह्मावर्त, लेकिन वह भी छाया मात्र से प्रवेश करता है, ठीक। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यह उपमा है मित्रों, ठीक है। तो अगर इसमें से अगर प्रश्न हम लोग निकालेंगे जबरदस्ती खोद करके, तो सैकड़ों बाणों से अर्जुन ने मुख पर वर्षा किसके समान किया था, है ना, तो बादल के मेघ के समान, जैसे मेघ कमलों के मुख पर वर्षा करता है, ठीक। तो ये प्रश्न निकलेगा जो कि पूछेगा नहीं, इतना लंबा लेंगे प्रश्न, है ना। चलिए अब हम लोग इसमें थोड़ी सी विशेषण की चर्चा कर लेते हैं मित्रों, है ना। तो इसमें से अगर विशेषण देखा जाए मित्रों, बस एक ही महत्वपूर्ण है, यह कौरव क्षेत्रम, यह हो जाएगा विशेषण, इसको नोट कर लीजिएगा। यह हो जाएगा क्या, विशेषण, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। और ये वाला जो भाग आप लोगों को दिख रहा है, छत्र प्रधन पिशुनम मित्रों, यह हो जाएगा विशेष्य। अर्थात यह कुरुक्षेत्र कौरवम क्षेत्रम, यह कुरुक्षेत्र कैसा है, तो क्षत्रियों के युद्ध की सूचना देने वाला है। यह हो जाएगा हम लोगों का अगला प्रश्न, ठीक। अब इसमें मित्रों वैसा कोई विशिष्ट प्रश्न बनता नहीं है। अब हम लोग इसमें अगर अलंकार की अगर चर्चा करते हैं, तो अब आप लोगों को इसमें अलंकार पूछना तो है नहीं, तुरंत पकड़ लेंगे मित्रों कि इव, है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, सीधा सीधा उपमा अलंकार है, ठीक है ना। अब एक अलंकार जबरदस्ती निकाला जाए तो और भी निकलता है, स्मृति अलंकार। ये उपमा अलंकार तो हो गया मित्रों। एक स्मृति अलंकार अगर मान लेते उपमा विकल्प में नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो स्मृति अलंकार अगर विकल्प में दिया है तो इसको मार देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए कि ये जो कमल के मुख पर सैकड़ों बाणों की धाराओं की वर्षा कर रहे हैं, सहस्रों वर्षा कर रहा है जो मेघ, उससे अर्जुन के द्वारा राजाओं के मुख पर बरसाए गए बाणों की वर्षा का याद दिलाता है, स्मरण दिला देता है। इसलिए मित्रों इसमें स्मृति अलंकार कुछ विद्वान यह भी मानते हैं, तो भी मान लेते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। तो इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियां मित्रों बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक दो तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, देख लेते हम लोग उसको। ब्रह्मावर्तम कोई समस्या नहीं, जनपदम अथ छाया गाहमान, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक। तो क्या हो जाएगा मित्रों, गाह धन लट धन शानच बन जाएगा मित्रों गाहमान। एकदम इसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है तो आप लोगों की भी पुस्तक में दिया ही हो, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखते हैं, क्षेत्र कोई समस्या नहीं, छत्र प्रधन पिशुनम, है ना मित्रों, अर्थात छत्राणाम प्रधनम, है ना, छत्राणाम यानी कि छत्राणाम प्रधनम, तो मित्रों षष्ठी तत्पुरुष समास। अब आगे है ना, तेषाम पिशुनम, उसकी सूचना देना, किसकी, छत्राणाम प्रधनम की, तो भी तो मित्रों संबंध ही है। तो अगर पूरे में पूछे तो भी षष्ठी तत्पुरुष समास, और आधे में पूछा तो भी षष्ठी तत्पुरुष समास। कौरवम, ये देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, यह कुरु से हम लोग कौन सा प्रत्यय लगा लेंगे मित्रों, अण प्रत्यय, क्योंकि यह भी परीक्षा में हो सकता है, शायद कहीं कहीं पूछा ही गया होगा, है ना। ये महत्वपूर्ण, इसको भी नोट कर लेना है। अब आगे देखते हैं, राजन्यानाम, यहाँ पर मित्रों राजन से यत प्रत्यय पहले हम लोग लगा लेते हैं। राजन से यत प्रत्यय लगा करके बना लेंगे क्या, राजन्य, ठीक।
अब इसके बाद मित्रों क्या करना है, सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे, है ना। सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बना लेंगे राजन्या नाम। तो अगर राजन्या नाम में विभक्ति वचन पूछ दे तो षष्ठी बहुवचन, और अगर राज प्रत्यय पूछे तो यत् प्रत्यय, कोई समस्या नहीं। अब देखिए शीत शरह, है ना मित्रों, अर्थात शीताह सराह, है ना मित्रों, शीताह सराह अर्थात तीक्ष्ण बाण, तीक्ष्ण बाण। तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास विशेष विशेषण, तेषाम शतानि, है ना, सतई, तेषाम शतानि अर्थात तब हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास, है ना, तीक्ष्ण सैकड़ों बार। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। गांडीव, तो गांडी धन वह प्रत्यय लगता है, तमाम से सूत्र लगते हैं एक दो, तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग, है ना। अब आगे देखिए धारा पातस्तमेव कमलानी, कमलानी अभ्यवर्षत मुखानी, सप्तमी विभक्ति मित्रों है, बहुवचन है, और बाकी इससे ज्यादा इसमें कुछ विशिष्ट पूछेगा नहीं। लेकिन जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये, तीन हम कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा थकान हो जाती है, अकेले है, अकेले टाइप करना, सुबह शाम पढ़ाना, और इस तरह से मित्रों नहीं, घंटों अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से है, क्या प्रश्न निकलता है, क्या सही है इसमें, क्या गलत है। ऐसा ना हो कि गलत बोला जाए हमसे, तब फिर भी मित्रों देखिए दिमाग में सही रहता है, लेकिन बोलने में थोड़ा सा भी ध्यान भटका ना तो गलत हो जाता है इधर उधर। तो इस तरीके से लोग घंटों मेहनत करते हैं, तब आप लोगों को कहीं जा करके हम लगभग 1 घंटे या 1 घंटा 10 मिनट की क्लास ले पाते हैं। ठीक है, तो मित्रों कल मिलेंगे हम लोग इस मेघदूतम के साथ ठीक इसी समय शाम के 7:30 बजे। तब तक के लिए नमो नमः।